नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की पेशी है आज। सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है आज दोपहर 2 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दिल्ली के, जहां सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और ऐसे में उनको पेश किया जा सकता है। आबकारी नीति मामले में उन पर लगातार शिकंजा कसा गया है और इसके चलते ईडी की रिमांड में थे। वो 7 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी कोर्ट से और 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में लगभग 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जा सकता है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ईडी मनीष सिसोदिया को पेश करेगी कोर्ट में। 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। तो शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश करना है। 7 दिन की ईडी रिमांड पर थे वो और इस रिमांड को बढ़ाने पर भी की मांग भी की जा सकती है। तो वहीं क्या कुछ आज खास होता है, इस पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी रहेगी। महत्वपूर्ण ये खबर, जहां आबकारी नीति मामले में लगातार मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं और ईडी की कार्रवाई पे हालांकि बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन इसी बीच कार्रवाई जारी है। 7 दिन की ईडी ने रिमांड ली थी। जो तमाम सवाल थे जिनके जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, जिसका हवाला देते हुए उनकी रिमांड मांगी गई थी। 7 दिन की रिमांड खत्म हुई है। क्या वो तमाम सवाल क्या उनके जवाब मिल पाए हैं ईडी को, या ईडी को और वक्त लगेगा सवालों को और खंगालने में, मनीष सिसोदिया से पूछने में? आज क्या कुछ होता है राउज एवेन्यू कोर्ट में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। तो महत्वपूर्ण अपडेट है, मनीष सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। तो कई बड़े सवाल आबकारी नीति मामले से, जिसको लेकर संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल पाया था और इसी के चलते मांग की गई थी रिमांड की। तो 7 दिन की रिमांड पर थे ईडी की मनीष सिसोदिया, जिनकी आज 7 दिन की रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में आज उन्हें दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी दोपहर 2 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, जहां सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की पेशी है आज। ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, इस पूरे मामले में लगातार वो फंसते नजर आ रहे हैं। कई सवाल जिसके जवाब संतोषजनक वो ईडी को नहीं दे पाए हैं और इसी के चलते ईडी ने नाराजगी जाहिर करते हुए रिमांड की मांग की थी। 7 दिन की ईडी को रिमांड मिली थी। अब रिमांड पर लेने के बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और आज 7 दिन की रिमांड खत्म हुई है। ऐसे में कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। और लगातार ईडी का दुरुपयोग का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और आज कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज मनीष सिसोदिया को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी? 7 दिन की ईडी की रिमांड थी जो कि आज खत्म हो रही है। क्या रिमांड और ज्यादा बढ़ाने की भी मांग की जाएगी इस दौरान? बिल्कुल, हम बात करें तो मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए किस तरीके से पहले सीबीआई ने पूछताछ की, जांच की, उस सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया, उसके बाद बिहार जाकर ईडी गिरफ्तार करती है और ऐसे में ईडी को 7 दिन की रिमांड जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया था मनीष सिसोदिया के लिए और आज वो रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो रही है। आज करीब 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू गेट कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और पेशी के दौरान दोनों ही तरफ से, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या ईडी की ओर से बात करें, दोनों ही तरफ से अपना अपना जो पक्ष है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में रखना होगा। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीब 10 दिन की जो रिमांड है वो ईडी ने मांगी थी, लेकिन 7 दिनों की रिमांड ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया था।
ऐसे में आज ईडी संभवतः बताएगी कि पिछले 7 दिनों में मनीष सिसोदिया से किन बिंदुओं पर पूछताछ की गई और क्या वाकई में अभी भी ईडी को रिमांड की जरूरत है, क्या और भी समय जो है वो ईडी को राहुल रेवेन्यू कोर्ट देता है या नहीं देता है, ये सुनवाई शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की ओर से भी जब भी कोर्ट में कोई याचिका डाली गई या कोर्ट में जब भी अपना पक्ष रखने के लिए मनीष सिसोदिया के वकील खड़े हुए तो साफ तौर पर उनका कहना था कि मनीष सिसोदिया से जब भी पूछताछ की गई वो जांच में सहयोग दिए, जहां जहां बोला गया वहां वहां वो गए, कभी भी जांच से वो भागे नहीं, यहाँ तक कि उनके बैंक लॉकर को भगाला गया। और ये भी कहा गया कि चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, जिनको जो दस्तावेज या जो डिजिटल गैजेट्स बरामद करने थे वो बरामद एजेंसियां कर चुकी हैं। ऐसे में किसी जो सम्मानित नेता है उसको इस तरीके से रिमांड पर रखना, इस तरीके से इंटरोगेट करना, पूछताछ करना और इस तरीके से जेल में रखना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और आगे भी भविष्य में अगर किसी तरीके की पूछताछ ईडी सीबीआई को करनी है तो मनीष सिसोदिया उसमें शामिल होंगे। ये तरीके जो दलीलें हैं वो पहले भी दी जाती रही है और संभवतः आज भी दी जाएगी, क्योंकि सीबीआई ने भी लंबी पूछताछ की और ईडी ने भी लंबी पूछताछ कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल रेवेन्यू कोर्ट क्या कुछ बातें कहता है, क्या रिमांड देता है, कोर्ट का क्या रुख रहता है आज इस पेशी पर, ये देखना होगा। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता और कोरोना के बढ़ते मामलों पर फैसला आ सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में अहम फैसलों पर मोहर भी लगने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, जहां पर कई अहम बड़े फैसलों पर चर्चा होगी और न केवल चर्चा होगी, उसको लेकर बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट में अहम फैसलों पर मोहर लगने की भी संभावना है। तो खास ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी बने हुए हमारे साथ। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करेंगे, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे? कोरोना का मुद्दा भी शामिल रहेगा, जिस तरीके से लगातार मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और एक रणनीति बनाई जाती है कि सरकार किस तरीके से विकास के कार्यों को करे, ताकि जो मुख्य धारा में जो लोग हैं उनको जोड़ा जा सके। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उन तक विकास अगर नहीं पहुंच पाया है तो उनको उन तक किस तरीके से विकास को पहुंचाया जाए। कई केंद्रीय परियोजनाएं होती हैं, उसको लेकर भी चर्चा होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर करीब 6:30 पर आज शाम ये बैठक होने वाली है और इसमें कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में सम्मिलित होने वाले हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। निश्चित रूप से परियोजनाओं को लेकर चर्चा जरूर होगी, लेकिन आप देखिए लोकसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं राज्य सरकारों के पास पहुंची हुई है और कहीं जिन राज्य सरकारों के पास ये परियोजनाएं अभी अधर में है, यानी कि जनता तक नहीं पहुंच पाई है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं कि उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए या परियोजनाओं को का लाभ जो है वो जनता को मिल सके, इस पर राज्य सरकारें काम करें। और केंद्रीय अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्रियों की, तो केंद्रीय मंत्रियों की जो मंत्रालय दिए गए हैं उन मंत्रालयों में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी जो है वो लागू करानी है या जिसका सीधा सरोकार जो है वो जनता से है, उसको लेकर भी चर्चा होगी किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए जो अलग अलग वायरसेस हैं, आपने कोरोना देखा, उसके बाद इन्फ्लुएंजा आया, तो इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारी है, निश्चित रूप से इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। शिक्षा को लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट में बैठक में जो चर्चा है वो हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है वो बताई जा रही है। किसानों को किस तरीके से राहत देना है, इसको लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक करते हैं तो निश्चित रूप से परियोजनाओं को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, आमतौर पर ये बैठक संसद भवन के अंदर होती है बिल्कुल, किस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होती है और बड़े फैसले लिए जाते हैं, इस पर नजर बना के रखिएगा। पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे संभल से महत्वपूर्ण खबर, जहां संभल कोल्ड स्टोर हादसे में 2 और लोगों की मौत। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। डीआईजी शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है। अभी 3 लोगों की दबने की पुष्टि प्रशासन कर रहा है। तो महत्वपूर्ण ये खबर, संभल कोल्ड स्टोर हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, 2 और लोगों की मौत सामने आई है।
लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, जहां डीआईजी शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है। अभी 3 लोगों की दबने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो बड़ा ये हादसा हुआ संभल कोल्ड स्टोर में और इस वजह से इस हादसे का शिकार वहां के लोग हुए जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में और लगातार गंभीर आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। इन आरोपों के बीच जो मृतक है उनकी संख्या बढ़ी है, 10 लोगों की मौत हो गई है। डीआईजी शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है। अभी 3 लोगों की दबने की पुष्टि प्रशासन कर रहा है। तो बड़ा ये हादसा, इस हादसे पर ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां 2 लोगों की और मौत हुई है, यानी कि इसकी संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या बढ़ी है। तो संभल कोल्ड स्टोर हादसे में 2 और लोगों की मौत हुई है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। डीआईजी शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है। परिजनों ने लगातार हंगामा किया है, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। तो वहीं अभी 3 लोगों की दबने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि अभी भी 3 लोग दबे हुए हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया गया क्योंकि बड़ा यह हादसा था। तो दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। कोल्ड स्टोर मालिक और उसके साथी 2 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है। प्रशासन और राजनेताओं का जमावड़ा लगातार लगा रहा संभल कोल्ड स्टोर हादसे मामले में। और इस पूरे मामले में देखिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और इस बीच ये दुखद जानकारी, जहां मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 10 पहुंच गया है ये आंकड़ा। अभी 3 लोगों की दबने की पुष्टि कर रहा है प्रशासन। उनको भी किस तरीके से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता है देखना होगा। तो गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्टोर मालिक पर भी मुकदमा भी दर्ज किया गया है। परिजनों की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है। मृतकों के जो परिजन हैं वो हंगामा कर रहे हैं। डीआईजी शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। तो बड़ा ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां संख्या बढ़ गई है। 2 लोगों की और मौत हुई है इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले में छानबीन किस तरीके से होती है और दोषियों को सजा कैसे मिलती है ये भी देखना होगा क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है। तो 10 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। तो संभल में चंदौसी के एआर कोल्ड स्टोर में अवैध रूप से बनाया गया चैम्बर गिरा था, जिसकी वजह से इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए। मुरादाबाद के जो डीआईजी हैं शलभ माथुर, उन्होंने जानकारी दी है कि संख्या और बढ़ गई है मृतकों की। 8 थी ये संख्या, अब 2 और बढ़ गए हैं, यानी कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाशी कर रही हैं, बचाव अभियान में जुटी रही। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। तो कोल्ड स्टोर के संचालक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए थे, जिसको लेकर हंगामा भी किया गया मौके पर। लोग की मिसिंग की बात है। तो हमारे अब जो मिसिंग है एक्चुअली 25 की बजाय 24 हैं। जो एक अज्ञात था उसकी शिनाख्त हो गई है। 24 में से 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और 21 लोग के रेस्क्यू के उपरांत जो अभी हाल फिलहाल स्थिति है उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। 11 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें से 6 लोग एकदम ठीक हैं और उनमें से 6 लोगों को उनको मेडिकल के उपरांत जो है प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो 5 लोग हैं उनको मुरादाबाद के अंदर ट्रीटमेंट किया जा रहा है हेल्थ सेंटर के ऊपर। इसके अलावा 3 लोग अभी जो एकदम वर्तमान सूचना जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 3 लोग का अभी हम लोग अभी भी मिसिंग मान के कार्रवाई कर रहे हैं। 25 लोग की मिसिंग की बात है। तो अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए दुखद अपडेट मिली है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, 10 ये पहुंच गई है संख्या, 2 लोगों की और मृत्यु हुई है, साथ ही 3 लोगों के दबने की पुष्टि की जा रही है प्रशासन की तरफ से। क्या कुछ अपडेट उस पर?
मैं आपको बता दूं कि लगातार कल 11 बजे ये हादसा हुआ है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है और 48 घंटे ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल जिस तरह से 25 लोगों से 30 लोगों की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल डीआईजी शलभ माथुर ने 24 लोगों की पुष्टि की, जिसमें 10 लोगों की यहाँ पर इस हादसे में मौत हुई है। उसके अलावा जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, जिससे कि अभी 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल देखने की बात है कि जिस तरह से लगातार रेस्क्यू चला है, कहीं ना कहीं जो तस्वीर है एक लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इसके अलावा जो यहाँ कोल्ड स्टोर मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया 2 लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी वो फरार बताया जा रहा है। फिलहाल लगातार यहाँ पर डीआईजी शलभ माथुर के अलावा राजनीतिक लोग और उसके अलावा भाजपा के प्रभारी संबल मंत्री भी आ चुके हैं और लगातार और भी संस्थाओं के लोग जुड़े हैं, सभी लोग लगे। लेकिन इधर परिजनों में पूरा रोष है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग मिस हैं उनको भी निकाल दिया जाए। बिल्कुल, तो देखिए बड़े स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है रेस्क्यू का, लेकिन देखिए क्योंकि मृतकों के जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी लापरवाही को लेकर, तो उनको किस तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरह से शलभ माथुर जो डीआईजी हैं, उसके अलावा कमिश्नर हैं और गुलाबो देवी जो राज्य यहाँ उनके यही उनका इलाका है। फिलहाल काफी तौर पर यहाँ पर अधिकारी के साथ कई संस्थाओं के लोग हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है जो परिजन के लोग हैं वो इस बीच कहीं ना कहीं हंगामे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी मिस हैं उनको लगातार तलाश की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो टीम है वो पूरी रेस्क्यू कर रहा है और लगातार करीब 40 से 50 के बीच में यहाँ पर जेवीसी और इसके अलावा बुलडोजर यहाँ लगे हैं। अभी पूरी कोशिश की जा रही है जो लोग मिस हैं उनको भी निकाल लिया जाए। बिल्कुल। और दानिश, कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू को पूरा होने में, क्योंकि देखिए लंबा समय बीत गया है, दिन रात का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और ऐसे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, प्रशासन ने पुष्टि भी की है, तो किस तरीके से कितना वक्त लगभग और लग सकता है? मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरह से मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और उसके अलावा यहाँ डीआईजी लगातार कैंप करे हुए हैं और कैंप करने के बाद जो यहाँ पर पूरी कोशिश की रही है उनके निर्देशन में किया जा रहा है, लेकिन अभी अंदाजा लग रहा है कि 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर 3 चैम्बर थे, 3 चेयरों में 2 चैम्बर उनको कर लिया है। नीचे जो चैम्बर है अभी उसमें और लोगों की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल लगातार जो रेस्क्यू चल रहा है और अभी जल्द करीब 4 से या 5 घंटे की बात की जा सकती है कि हो सकता है रेस्क्यू पूरा किया जाए। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल, दानिश, इसी तरीके से आप नजर बना के रखिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन पे भी, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में देखिए लगातार बेहद ही संवेदनशीलता के साथ प्रशासन इस पूरे मामले से निपट रहा है, क्योंकि मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं। दुखद ये पूरा हादसा सामने आया है और इस पूरे हादसे में अपडेट ये है कि 2 और लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई है। डीआईजी ने खुद इसकी पुष्टि की है, यानी कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, 10 पहुंच गई है। अभी भी 3 लोगों के दबे होने की प्रशासन पुष्टि कर रहा है, उनको भी रेस्क्यू करके बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। बड़े स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिन रात कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो, लेकिन क्योंकि मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और मलबे को लगातार हटाने का प्रयास भी जारी है, ताकि जल्द से जल्द और भी जो लोग फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। तो हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ स्टोर संचालक पर बड़े आरोप लग रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या कार्रवाई होती है, लापरवाही को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, जिसके माध्यम से बड़ा संदेश जाए, ताकि इस तरीके से मजदूरों की जान के साथ यूं खिलवाड़ ना किया जाए। और इसी को लेकर परिजन जो है मृतकों के वो बेहद ही ज्यादा आक्रोशित हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता के साथ प्रशासन डील करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर ये लापरवाही किस तरीके से इतने बड़े स्तर पर चल रही थी, जिसकी वजह से जो मासूम मजदूर हैं वो इसका शिकार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, संभल कोल्ड स्टोर हादसे में 2 और लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट है। मृतकों की जो संख्या है वो 10 पहुंच गई है। डीआईजी मुरादाबाद के शलभ माथुर ने इसकी जानकारी दी है, पुष्टि की है। अभी 3 लोगों के दबे होने की और पुष्टि की जा रही है, जिनको अभी रेस्क्यू करने का प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट मिल रही है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 4-5 घंटे का समय और लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो डीआईजी शलभ माथुर, साथ ही साथ बड़े बड़े राजनेता वहां पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मदद हो सकती है वो पहुंचाई जाए।
और दिल्ली से अब खबर, ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास कार्यक्रम है। कल 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस उद्घाटन के लिए। पूसा नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो कल ये बड़ा कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे उद्घाटन करेंगे। पूसा नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मिलेट्स को लेकर किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। लगातार बड़े मंचों से इससे पहले भी प्रधानमंत्री आग्रह कर चुके हैं मिलेट्स को लेकर, और ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम के जरिए भी क्या आग्रह प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पूसा नई दिल्ली में यह सम्मेलन बड़े स्तर पर आयोजित है, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को, क्योंकि कल ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिल्ली से अब खबर, आरएसएस के रूट मार्च को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को लेकर सुनवाई। 5 मार्च को रूट मार्च निकालने का था प्रस्ताव। कोर्ट ने रूट मार्च को लेकर रोक लगा दी थी। तो तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को लेकर सुनवाई है, जहां कोर्ट ने रूट मार्च को लेकर रोक लगा दी थी। 5 मार्च को रूट मार्च निकालने का प्रस्ताव था, तो इसी को लेकर सुनवाई है। महत्वपूर्ण ये सुनवाई, जहां आरएसएस के रूट मार्च को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को लेकर ये खास सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। दोनों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम और नए प्रकोष्ठों के नाम को लेकर बातचीत हुई है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही नई टीम का ऐलान होगा। संगठन में नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। नई टीम के घोषित होने का काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा है। राज्य सरकार छात्राओं के सशक्तिकरण और उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अहम फैसले ले रही है। अब प्रदेश की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण मालदा डिवीजन के डीआरएम, इंजीनियर, सर्वेयर और रेलवे के कई पदाधिकारियों ने किया है। उन्होंने आगामी बन रहे मॉडल स्टेशन को लेकर सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और किस तरह जमीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए, उसको लेकर निरीक्षण किया गया। साथ ही पार्सल कैसे सुविधानुसार लाया जाए और सर्कुलेशन किस तरीके से सुविधाजनक किया जाए, इन सब बिंदु को लेकर चर्चा की गई। बता दें, मालदा डिवीजन के डीआरएम ने कहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर और स्मार्ट स्टेशन बनाने को लेकर रेलवे की जमीन पर ही काम करने की प्राथमिकता होगी। कोशिश होगी कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो मनोज खान साहब वो आए हैं, जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ साहब, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं मुख्यालय से फॉर स्टेशन डेवलपमेंट वो आए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे। उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल। कानपुर से अब खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है। पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे इरफान सोलंकी। बड़ी अपडेट, जाजमऊ में महिला के घर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में पेशी है और इसके लिए इरफान सोलंकी कोर्ट पहुंचे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, इसकी अपडेट आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर मिलेगी। लेकिन फिलहाल इरफान सोलंकी इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो गंभीर मामले हैं, जहां महिला के घर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है और इसके लिए इरफान सोलंकी कोर्ट पहुंच चुके हैं। गंभीर मुकदमे उन पर दर्ज हैं और इन पूरे मामलों पर आज सुनवाई है। कोर्ट क्या आदेश देता है,
क्या रुख कोर्ट का रहता है इन मामलों पर? इरफान सोलंकी के खिलाफ ये देखना होगा। तो जाजमऊ में महिला के घर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में पेशी है इरफान सोलंकी की, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या जानकारी? देखिए, इरफान सोलंकी कोर्ट पहुंचे हैं, क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी कई ऐसे आरोप को लेकर के आज लगातार सुनवाई कर रही है। फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए मीडिया के सामने आए, जो जेल में व्यवहार हो रहा है विश्वास है, उसको लेकर के आज मीडिया ठीक है राम जी, इस सुनवाई पर आप नजर बना के का बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।